हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेंगे अपने पहले चैप्टर के अंतर्गत स्टोइकियोमेट्री। यानी स्टोइकियोमेट्री को हम बोलते हैं रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्या होती है? तो रस समीकरण मिति किसी रासायनिक अभिक्रिया कोई है आपके पास, तो उसमें अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के बीच जो मात्रात्मक संबंध होता है उसको ही हम रस समीकरण मिति कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को हम रस समीकरण मिति कहते हैं। तो अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद हैं तो उनके बीच मात्रात्मक संबंध हम कैसे बता सकते हैं? उसके लिए हम मोल या आयतन या द्रव्यमान इनके द्वारा बता सकते हैं। तो ये जो हैं इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति के तत्व कहते हैं। इनको हम कहते हैं रस समीकरण के तत्व। अणु हो गए, परमाणु हैं या मोल हैं, ये सब क्या हो गए? रस समीकरण मिति के तत्व। रस समीकरण मिति गुणांक एक होता है। रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं, उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। फिर संतुलित करने के पश्चात उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अणुओं की संख्या होती है, पदार्थ के अणुओं की जो संख्या होती है, उसको उस पदार्थ का उसको क्या कहा जाता है? रस समीकरण मिति गुणांक। जैसे एक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं आपके सामने, पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3 गिव्स आउट ऑन हीटिंग 2KCl + 3O2। यानी पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 है, इसको हम गर्म करेंगे तो KCl बनाए, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। तो इसके दो अणु हैं, पोटेशियम क्लोराइड के दो अणु बनेंगे, ऑक्सीजन गैस के 3 अणु बनेंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए जो रस समीकरण मिति गुणांक हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कोफिशिएंट, तो वो कितने हो जाएंगे? वो 2, 2 व 3। यानी रस समीकरण गुणांक क्या हो जाएंगे? 2, 2 और 3। यानी जो अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की संख्या है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम क्या कहेंगे? रस समीकरण मिति गुणांक है। तो रस समीकरण मिति क्या होती है? आपने बताया कि जो है मात्रात्मक संबंध होते हैं अभिकारकों और उत्पादों के बीच में। तो जो ये मात्रात्मक संबंध है, इनको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इनके लिए हमको कैलकुलेशंस कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला तो रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में द्रव्यमान संबंधी गणनाएं कर सकते हैं। द्रव्यमान संबंधी गणनाएं 3 प्रकार की कर सकते हैं। दूसरा कौन सा कर सकते हैं? दूसरा कर सकते हैं द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं, द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं। और तीसरा है आयतन संबंधी गणनाएं। यानी कहने का मतलब है, अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद का द्रव्यमान दिया गया और किसी एक अभिकारक या दूसरे उत्पाद का आपको द्रव्यमान निकालना है, तो वो हो जाएगा द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। अगर अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया और दूसरे का आयतन आपको निकालने को कहा गया है, तो फिर आप उसको द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं इसको हम कहेंगे। और यदि अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का आयतन दिया गया है और दूसरे पदार्थ का भी आयतन वो निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आयतन संबंधी गणनाएं करनी पड़ेंगी। आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस यानी रस समीकरण मिति गणनाएं करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। तो इन गणनाओं को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि लिख रहे हैं आपके सामने 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला आपको पता है, CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन के, या एक शब्द यहाँ पे पूर्ण अपचयन के, पूर्ण अपचयन के पूर्ण अपचयन में H2 गैस प्रवाहित की गई है, प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित की गई है। तब इसके अपचयन से, तब CuO के अपचयन से बनने वाले
जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के पूर्ण अपचयन में H2 गैस प्रवाहित की जाती है और कॉपर मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से बनने वाले जल जब अपचयन किया जाएगा तो जल बनेगा, तो जो जल बन रहा है उस जल का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, आपने जो अपचयन कराया है, इस अपचयन की अभिक्रिया आपको लिखनी पड़ेगी। वो अभिक्रिया लिखे, उस अभिक्रिया को बैलेंस करिए, संतुलित करिए, फिर उसमें मोलों की संख्या निकालिए। मोलों की संख्या निकल जाएगी तो फिर मोलर द्रव्यमान निकाल के फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसकी जो संतुलित रासायनिक समीकरण, चलिए सॉल्यूशन के लिए मिटाते हैं वरना बोर्ड की कमी पड़ जाएगी हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला इसकी जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण हम पहले लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या बनेगी? रासायनिक समीकरण क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन आप करेंगे हाइड्रोजन के द्वारा H2। तो अपचयन करेंगे तो अपचयन का मतलब या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकल के बनाएगी जल, H2 बन गया। और इधर क्या रहेगा, शेष बचेगा कॉपर। तो ये हो गया इसका अपचयन। तो ये हो गई संतुलित रासायनिक, एक कॉपर इधर, एक कॉपर इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गई इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हमको करना क्या है, फिजिकल स्टेट इनके देखें तो क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, कॉपर जो है वो भी सॉलिड है और जो जल है वो लिक्विड है। ये बन रहा है। तो इनके मोलों की संख्या देखिए, इनके अणुओं की संख्या 1 है, तो यानी मोल इनका 1 है। मोलों की संख्या, मोल कितने हैं? इसका मोल 1 है। और जो जल बन रहा है, जल के मोल कितने हैं? जल का मोल भी 1 है। मोलों की संख्या 1 है। तो इनका मोलर द्रव्यमान हम देख लेते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसका कितना है? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड देखिए, कॉपर का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 63.5 होता है और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान यानी इसका परमाणु भार दोनों का कितना इसका होता है? 16। दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमको? इसका हमको मिल जाएगा ये 16 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 639 और ये 61 7.5 यानी 79.5 ग्राम। ये मोलर द्रव्यमान है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। इधर H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? इसको आप जानते भी हैं, हाइड्रोजन का एक होता है और 2 एटम्स लगे हुए हैं, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी टोटल कितना हो गया? इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 18। तो इसको ग्राम में हमने ले लिया कि मोलर द्रव्यमान इसका कितना हुआ? इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। चलिए अब यहीं से सारी चीजें क्लियर हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि 79.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO के अपचयन से प्राप्त जल कितना है? 18 ग्राम। ठीक, एक मोल इसका है, एक मोल इसका बन रहा है, तो एक मोल के अपचयन से कितना बन रहा है? 18 ग्राम। एक मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से कितना बन रहा है? जो है एक मोल जल बन रहा है। इसका मतलब है कि इतने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से इतने ग्राम जल बनेगा। तो यही हमने लिखा है कि 79.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त जल कितना होगा? 18 ग्राम। तो 1 ग्राम, एक नियम हम यहाँ पे लगाएंगे, 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त कितना जल प्राप्त होगा? 18। जो भी दी होती है वैल्यू उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, 79.5 इतने ग्राम हो जाएगा। तो हमको जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो दी गई थी 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से कितना प्राप्त होगा? 18/79.5 इंटू 7.95 कैलकुलेट कर लीजिए, आपको प्राप्त डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे। इसके बाद में 2 नंबर से एक ही नंबर यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। तो अब ये 795 हो गया, ये हो गया 7950 हो गया। ये 10 बार इसका जो है डिवीजन हो जाएगा, तो 18/10 इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.8 ग्राम। कुल मिला के आंसर ये निकला। आप लिख सकते हैं, अतः 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से
अब चेन से कितना जल बनेगा? 1.8 ग्राम जल बनेगा। ये है इसका आंसर, ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने लिया था द्रव्यमान कितना, 7.9 ग्राम द्रव्यमान लिया था क्यूप्रिक ऑक्साइड का, तो जल कितना बन गया? जल बन गया 1.8 ग्राम। तो ये होगी द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणना। इसी तरह के बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप जो है और भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना है। ठीक, अब हम करेंगे द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना है। इसके लिए क्या करेंगे? द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना के लिए हम फिर से न्यूमेरिकल ले लेते हैं। दूसरा, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का एंटी वेपर आयतन क्या होगा, कितना होगा? यानी हमको कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम मिले, यानी हमको कैल्शियम कार्बोनेट का हमने लिया है द्रव्यमान और कार्बन डाइऑक्साइड का हमको निकलना है आयतन। तो ये होगी द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना। इसको कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमको स्टेटमेंट दिया गया है, उसकी हम केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको गर्म करेंगे तभी विघटित होगा, तो गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन बन जाएगी CaO प्लस CO2। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण बना लेते हैं तो फिर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करना है, इसको गर्म करेंगे तो CO2 बनेगी, लेकिन साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी तो बनेगा। तो ये है इसकी, लेकिन हमको मतलब सिर्फ इन्हीं दो रिएजेंट से है। तो पहले नंबर पे तो हम मोल देख लेंगे। तो इसका 1 मोल बन रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है। इसका कितना मोल? इसका भी 1 मोल। चलिए 1 मोल दोनों के लिए लिए गए हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना लिया गया है? इसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान देख लेते हैं। मोलर द्रव्यमान, कैल्शियम का आपको पता है अणुभार या परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 एटम्स लगे हुए हैं, 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48। टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा? 48 12 60 और 40 100, यानी टोटल हो जाएगा 100 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान आपको मिल गया, कितना हो गया? 100 ग्राम। देखिए आपको द्रव्यमान दिया गया, निकालना है आयतन। तो हम 1 मोल का आयतन कितना होता है वो जानते हैं, वो हम आसानी से लिख लेंगे। 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। हमने आपको बताया है इसके पहले की वीडियोस में। 22.4 लीटर इसका आयतन हो गया, इसका आयतन। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से CO2 कितनी बनती है? 22.4 लीटर बनती है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख देंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विघटन से प्राप्त CO2 कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर। ठीक, तो 1 ग्राम CO2 के विघटन से प्राप्त CO2 कितनी प्राप्त होगी? ये प्राप्त होगी 22.4 बटे 100 ग्राम, 22.4 बटे 100 ग्राम। अच्छा, तो अब हमको क्वेश्चन में हमको लिखा है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से कितना प्राप्त होगा? 22.4 बटे 100 और गुणे 20। यही काम हम करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। इस 0 को हम इससे काट देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भी, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी यानी 488 बटे कितना हो गया? 100। भाग करेंगे 2 0 के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 4.48 ग्राम। ये इतने, यानी 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से हमको कितनी CO2 प्राप्त होगी? 4.48 ग्राम। इतनी हमको CO2 प्राप्त हो जाएगी। ये आंसर हो गया। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे तीसरी टाइप की गणना कि जो है आयतन संबंधी गणना है। आयतन संबंधी गणना है। तो एक मिनट
अब हम तीसरा देखेंगे, आयतन आयतन संबंधी गणनाएं। तो इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 mm दाब पर 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए समान ताप व दाब पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम क्या अभिक्रिया लिखेंगे, ब्यूटेन है C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन इससे हमको रिएक्शन करानी है। अच्छा, तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, हम पहले से जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई CO2 और जल बन गए H2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड को, ये 4 दूनी 8 कार्बन हो जाएंगे, तो 8 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन हो गए 10 दूना 20, 10 दूना 20 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 16 10 26, तो 13 दूना 26, ये हो गई इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके मोल कितने हैं। 1 मोल है, सॉरी 2 मोल हैं ब्यूटेन के, और ऑक्सीजन के मोल हैं 13 मोल है। अच्छा, तो आयतन अगर हम देख लें, आयतन से आयतन कितना हो जाएगा, 2 आयतन इसके हो जाएंगे और इसके कितने हो जाएंगे 13 आयतन। और ये जो आयतन है तो समान ताप में, एक ही परिस्थिति में, नहीं समान ताप पर ये परिस्थिति। तो हम आयतन हमको दिया गया है 20 लीटर, और हमको ऑक्सीजन के आयतन की गणना करनी है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 2 लीटर। अब ये आयतन अगर हम मान लें कि 2 लीटर है तो ये हो जाएगा 13 लीटर। तो 2 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन, 2 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक O2 कितनी है, 13 लीटर। अगर 2 लीटर ब्यूटेन का हम पूर्ण दहन करना चाहें तो हमको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 20 लीटर आयतन की। तो इसी तरह से अगर हम 1 लीटर ब्यूटेन का पूर्ण दहन करना चाहें तो कितनी आवश्यक होगी, 13/2 लीटर, 13/2 लीटर। तो क्वेश्चन में हमको दिया है 20 लीटर, तो 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक O2 कितनी हो जाएगी, 13/2 गुणे 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी हो जाएगा 10। तो 13 गुणे 10 यानी बराबर 130 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब है कि 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए हमको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 130 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो हमको क्वेश्चन में दिया था ब्यूटेन का आयतन 20 लीटर और ऑक्सीजन के आयतन की मांग कर रहे थे। ऑक्सीजन का आयतन कितना हो जाएगा, 130 लीटर। यानी 20 लीटर ब्यूटेन के दहन के लिए हमको 130 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये है, इस तरह से एक टॉपिक छोटा सा और है आप में, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, ऐसे अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया को रोक देते हैं। तो अभिक्रिया को रोकने जितनी मात्रा जिसकी होती है उसी अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक। यानी जो अभिकर्मक किसी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाते हैं और उनके खत्म होने पे अभिक्रिया रुक जाती है, उन्हीं अभिकर्मकों को हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। ये है। बाकी आपका चैप्टर जो है, जो मेन टॉपिक्स थे सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो बचे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स। हाँ, लेकिन एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देना है, एक इसमें टॉपिक रह गया है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसके लिए आप क्या करेंगे, कक्षा 10 के जो पहले चैप्टर की वीडियोस हैं उनके शुरुआती वीडियोज आप देख लेंगे तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, फिर अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट। थैंक्स।